नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSB का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो जनरल पेपर होता है DSSB का, उसके बारे में। जो जनरल पेपर होता है वो कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 100 मार्क्स का पूछा जाता है और इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जो 20 मार्क्स का वो होता है, क्या होता है हमारा? हिंदी होता है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का हमारा इंग्लिश, और 20 मार्क्स का क्या होता है हमारा? रीजनिंग 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का मैथ, और क्या होगा हमारा जो स्टैटिक जीके हैं, स्टैटिक जीके ये कितने होगा? 20 मार्क्स का होता है। और सभी में अगर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स, जो हमें क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें बताया गया है 40% है इसका क्वालिफाइंग, कि अगर पास होना तो आपको 40% नंबर, 40 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे सर इसमें फर्स्ट पेपर में। तो इसमें आपको केवल क्वालिफाइंग ही नहीं करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो जिसके लिए आपको सभी पे बराबर ध्यान देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपको मैथ नहीं आता तो आप मैथ छोड़ दोगे और क्या कर लोगे, इतने को इसमें से क्या करेंगे 40% जो आपका मार्क्स है वो ले आएंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि आपको सभी पे बराबर ध्यान देना है, जिस कारण से क्या हो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बन सके। इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, हिंदी पे भी ध्यान देना है आपको, और रीजनिंग पे भी ध्यान देना है। मतलब सभी को आपको इक्वल, सभी पे आपको इस तैयारी करनी है सभी पे। तो जिससे कारण से क्या हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे और आपका क्या होगा, फर्स्ट पेपर में आप ज़्यादा मार्क्स उठा पाएंगे। और जो आपका अगर TGT है तो अगर आपका दूसरा पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। PGT है तो दूसरा पेपर जो होगा वो कितने 200 मार्क्स का होगा, और वो दोनों सब्जेक्ट बेसिस से आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं आगे, हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो DSSB में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, पहला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो यहाँ में मूल कर्तव्य आ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके बारे में बात करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले हम उसे देख लेते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको पहली बात हम करते हैं, ये जो हमारा था ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया। कब लाया गया? 1976 में। ठीक है, इसमें एक संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा ये मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पहले ये मूल कर्तव्य नहीं थे। और अगर आपसे पूछ ले भाग कितने में जोड़ा गया ये, तो भाग जो पार्ट है 4 के क में जोड़ा गया। ठीक है, अगर वही हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है हमारा, आर्टिकल कितना है? 51 का क, 51 के क में इसे भारत के जो मूल कर्तव्य है इसको रखा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया। और ये कितने हैं हमारे? 11 हैं। पहले कितने थे? 10 थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 46वां हमारा संविधान संशोधन होता है जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को राइट टू फ्री एजुकेशन की बात की गई है, वो इसमें जोड़ा जाता है और वो हमारा क्या होता है, मूल कर्तव्य बन जाता है। तो पहले क्या था, मूल संविधान में हमारे कितने थे मौलिक कर्तव्य? 11 थे। अब 10 थे, अब कितने हो गए? 11 हो गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया जो 42वां संविधान संशोधन है, मूल जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन से वर्ष जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया कब? 1976 में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल? मतलब जो ऐसा एनिमल जिसका क्या हो, गर्म खून हो। गर्म खून का मतलब से हमें क्या समझ में आता है कि ऐसा मतलब कोई जानवर हो जिससे क्या हो कि अगर बाहरी वातावरण अगर ठंडा गर्म हो जाए लेकिन उससे उसका कोई प्रभाव ना पड़े, उसके जो उसका जो आंतरिक शरीर का जो आंतरिक तापमान है वो बनाए रखे। तो ऐसा कौन सा एनिमल है? टर्टाइल। टर्टाइल नहीं है हमारा। ठीक है, टर्टाइल नहीं है। चैमलेन, टर्टाइल जो हमारा कछुआ होता है, चैमलेन। चैमलेन ये जो वो होता है जो जिसे हम बोलते हैं गिरगिट, जो रंग बदलता है, लाल पीला आपको दिखता होगा, हरा दिखता होगा, ऐसा हर टाइप का दिखता होगा। ठीक है, लिजार्ड, छिपकली ये भी नहीं है। बैट मतलब जो चमगादड़ होता है, ये अपना क्या करता है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। मतलब ये क्या करता है, अपने आप को वैसा संतुलन तापमान बनाए रखता है शरीर में। आते हैं हम देखते हैं व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला
ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम मतलब होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर का जो हमारा इसमें बताया गया है रासायनिक जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला कितना है, CaO होता है, CaO। ठीक है, ये क्या होता है हमारा रासायनिक फार्मूला किसका होता है, चूना पत्थर का होता है, क्विकलाइम। अगर हम बात करें वही NO2, ये किसका होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगर CaCO3 ये किसका सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। CaOCl2 ये किसका होता है, विरंजक चूर्ण इसे बोलते हैं CaOCl2, ये क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है। अगर हम पूछ ले आपसे नमक का, इसमें तो ये समझ में आएगा CaO क्या है, क्विकलाइम का है, चूना पत्थर। ये कौन सा है हमारा, NO2 हास्य गैस है। अगर हम हंसने वाला, अगर उससे हम बात करें CaCO3, ये हमारा क्या है, CaCO3 हमारा कौन सा है, संगमरमर इसे बोलते हैं CaOCl2। ये क्या है हमारा, CaOCl2 हमने अभी बताया, ये क्या है हमारा, विरंजक चूर्ण है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण होता है। अगर हम बात करें नमक, नमक का क्या होता है, NaCl। नमक का क्या होता है, NaCl, नमक का हो गया। अगर आप पूछ ले आपसे बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ये क्या होता है, खाने वाला सोडा का होता है। अगर पूछ ले धोने का सोडा का क्या होता है, धोने वाला का सोडा का होता है Na2CO3 10H2O, 10H2O। ये क्या हो गया, धोने का सोडा हो गया, और खाने का सोडा NaHCO3। अगर वही पूछ ले आपसे कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो कास्टिक सोडा का होता है NaOH, कास्टिक सोडा का होता है। अगर आपसे पूछ ले जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। ये किसका होगा, जिप्सम का हो गया। अगर वहीं पूछ ले आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, देखो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा अंतर है। जिप्सम में यहाँ पे 2 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 हो जाएगा। CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस का 1/2 H2O, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। ठीक है, अगर वही आपसे शुष्क बर्फ पूछ ले तो शुष्क बर्फ का क्या होता है, CO2, शुष्क बर्फ का हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से एक बार भी देख लेते हैं, CaO ये क्या है, क्विकलाइम है, चूना पत्थर है। अगर हम वही चूना पानी का पूछ ले तो चूना पानी का क्या होगा, चूने का पानी का होगा CaOH2। ठीक है, CaOH2, ये क्या होगा, चूने का पानी का हो गया। अगर उसमें हम हास्य गैस हमारा कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड इसे बोलते हैं, NO2 बोलते हैं। CaCO3 क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा संगमरमर हो गया। CaOCl2 ये हमारा क्या हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया। अगर नमक की बात करें तो NaCl हो गया। अगर खाने के सोडा का NaHCO3 हो गया। उसके बाद धोने का सोडा की बात करें Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा का हो गया NaOH। अगर हम बात करें जिप्सम का CaSO4 2H2O। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें CaSO4 1/2 H2O। अगर हम शुष्क बर्फ की बात करें CO2। नेक्स्ट आगे आते हैं, हम देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन सा बनाता है, कावेरी नदी बनाता है। जो कावेरी रिवर है ये क्या है, बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। अगर पूछ ले हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, हाईएस्ट जो ये कावेरी जो बिगेस्ट इस कौन से वाटरफॉल है, इसका नाम बताइए। तो ये कौन सा है हमारा, जो कावेरी है सेकेंड का, शिव समुद्रम, इसका क्या नाम है, शिव समुद्रम। जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है ये किस पे है, कावेरी नदी पे सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। अगर पूछ ले आपसे कि फर्स्ट सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है हमारा, सबसे हाई जलप्रपात पूछ ले कौन सा है, तो कुंचिकल है, कुंचिकल जलप्रपात। ये कहाँ पे है, वाराही नदी पे है, वाराही नदी पर है।
ठीक है। फिर से पूछ देखो, सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल फॉल इन इंडिया कौन सा है? कावेरी नदी पर है। कौन सा है हमारा? शिव समुद्रम है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। अगर पूछ ले सबसे हाईएस्ट, पूछ ले कि हाईएस्ट कौन सा है? कोचिकल है। किस नदी पे है? वाराही नदी पे है। ठीक है, वाराही नदी पे है। अगर नेक्स्ट आते हैं हम, ये आपका विंबलडन 2021 है, तो ये आपके करंट अफेयर से संबंधित है, तो ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कब निकालते हैं? एनएनपी कब निकलता है हमारा? एनएनपी तब निकलता है जब हम जीएनपी से क्या करते हैं? जीएनपी से जो डिप्रेशन हमारा डिप्रिसिएशन मूल्य ह्रास होता है, मूल्य ह्रास, उसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है? एनएनपी निकल जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आगे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी? सेकेंडरी एक्टिविटी से कौन सी संबंधित नहीं है? मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी से कौन सा? देखो, प्राइमरी 3 टाइप की एक्टिविटी होते हैं हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहला होता है हमारा प्राइमरी जो होता है, जो किसी से संबंधित है प्रोडक्शन से। जैसे हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो खेती कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? और भी जैसे पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं, माइनिंग काम है, ये जितना भी आता है हमारा किससे आता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर है। ठीक है, प्राइमरी जो एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी आता है, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। सेकेंडरी में एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित इसमें देख लो, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील ये भी सेकेंडरी है। वीविंग ऑफ क्लॉथ ये भी सेकेंडरी है, मतलब हम क्लॉथ बना रहे हैं। बेकिंग ऑफ ब्रेड ये भी हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आ रहा है। तो कौन सा सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं? एडवर्टाइजिंग क्या हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है? ये कौन सा टर्सरी एक्टिविटी है? टर्सरी में क्या होता है कि टर्सरी में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस की बात उसमें की जाती है, तो ये हमारा जो सर्विस सेक्टर का ये पार्ट है। ठीक है, आगे आते हैं हम। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये भी करेंट अफेयर से संबंधित है क्वेश्चन, और ये तेलंगाना था, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे आते हैं, हु एमोंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ढींग एक्सप्रेस? ढींग एक्सप्रेस के नाम से कैसे जाना जाता है? ढींग एक्सप्रेस हमारा कौन है? हिमा दास है। तो अब हम इसमें बहुत सारा जो हमारा उपनाम है उसको देख लेते हैं। उड़न परी के नाम से किसे जानते हैं? उड़न परी पूछ ले, उड़न परी कौन है? उड़न परी, तो उड़न परी या पूछ ले या पियोली एक्सप्रेस पूछ ले आपको। पियोली एक्सप्रेस पूछ ले आपसे, पियोली एक्सप्रेस, तो ये कौन सा है? पियोली एक्सप्रेस, उड़न परी। ढींग एक्सप्रेस तो हिमा दास हो गए, उड़न परी और पियोली एक्सप्रेस कौन सा है? पीटी ऊषा। इसे किसको कहते हैं? ढींग एक्सप्रेस हिमा दास, उड़न परी, पियोली एक्सप्रेस पीटी ऊषा। अगर आपसे पूछ ले लिटिल मास्टर के किसे कहा जाता है? लिटिल मास्टर किसे कहते हैं हम? तो लिटिल मास्टर सहवाग को कहा जाता है। नहीं, सहवाग नहीं, सुनील गावस्कर को क्या कहा जाता है? सुनील गावस्कर को हम क्या बोलते हैं? गावस्कर, लिटिल मास्टर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं सुनील गावस्कर, और भी देख लेते हैं यहाँ पे, इधर आओ। सुनील गावस्कर हो गया। अगर हम बात करते हैं भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कौन सा है? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले भारत का मैकियावेली भारत का क्या? मैकियावेली किसे कहते हैं? भारत का जो मैकियावेली के है वो किसे बोलता है? चाणक्य को कहा जाता है, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को। ठीक है, मिल्खा
सिंह को कहा जाता है। भाग मिल गया वहाँ। अगर पूछ ले आपको देश रत्न किसे कहा जाता है, देश रत्न, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है देश रत्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं। भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क या आपसे पूछ ले आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो कौन है हमारा, पटेल जी को कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट आपसे पूछ ले आपसे निर्मल हृदय किसे कहा जाता है, निर्मल हृदय, निर्मल हृदय किसे कहते हैं, निर्मल हृदय के नाम से किसे आता है, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट तो आपको ये समझ में आएगा, देखो फिर से एक बार देख लेते हैं हम, कौन सा है, ढींगी एक्सप्रेस हिमा दास, उड़न परी प्योली एक्सप्रेस पीटी उषा, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। इधर है भारत का शेक्सपियर कालिदास, मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, मेरी बिस्मार्क और आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, पटेल जी को कहता है, निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम, यहाँ देखते हैं विच ऑफ दी फ्लोइंग इज नॉट अ रीजनल म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश। तो रीजन यहाँ के अगर उत्तर प्रदेश की म्यूजिक की बात करें कि जो वहाँ का फोक रीजनल म्यूजिक कौन सा आता है, वहाँ के लोकगीत कौन सा है, अल्लाह जो अल्लाह गाया जाता है, ये भी कहीं, ये कहाँ का है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। होरी सोहर ये सब उत्तर प्रदेश का है। जो लेमन, जो ये कौन, लामन है या लामनी कौन है, लामन ही है, लेकिन ये क्या है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर है। और उत्तर प्रदेश में और सारे भी हैं लोकगीत, जैसे कजरी होता है, कीर्तन होता है, बिरहा गाया जाता है, अल्लाह है, तो ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, लोक फोक सॉन्ग है। ठीक है, फोक म्यूजिक। आगे आते हैं फोक म्यूजिक, सॉन्ग नहीं म्यूजिक। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में हमने जैसे देखा ही था, शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य, 8 है। कौन कौन से मैं बताया था, 8 शास्त्रीय नृत्य है। पहला मैंने बताया था कथक। कथक कहाँ का है, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली प्लस मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है, कथक केरल का है। अगर आपसे पूछ ले ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का है। ओडिसी मणिपुर का है, मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है, मणिपुर का है, मणिपुर। अगर आपसे पूछ ले सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया असम का है, असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया असम। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, ये है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे, कुचिपुड़ी कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है, नहीं, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो ये पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद मोहिनी अट्टम, भाई सही है, मोहिनी अट्टम। और कौन सा है, कथकली, दोनों केरल का है। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो एक हमारा क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट आगे जाते हैं, शासक में देखना है कि कौन सा शासक किस वंश का था। कनिष्क शासक कुषाण वंश का है, बिल्कुल सही है, कनिष्क कुषाण वंश का था। उसके बाद सातकर्णी सातवाहन वंश का है, सही है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से वंश का शासक कौन सा था, तो वो भी पूछ लिया जाता है। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं कि हर एक वंश का पूछ ले कि हर एक वंश का शासक कौन था। तो हर एक वंश का जो संस्थापक था कौन सा, बिंबिसार था, बिंबिसार। आपसे पूछ ले गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। आपसे पूछ ले शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग। ये क्या था, शुंग वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्त वंश का संस्थापक। तो श्रीगुप्त तो हो ही गया। एक हो गया हमारा पाल वंश का संस्थापक, पाल
वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल आता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, मतलब पाल में ही गोपाल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा? आर्टिकल 54। ये क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। मतलब आर्टिकल 54 54 में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात ये है। आर्टिकल जो 52 है, ठीक है, आर्टिकल जो 52 है, इसमें बोला गया कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा, ये बात की गई है आर्टिकल 52 में। 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, उसके निर्वाचन के बारे में बात की गई है। अगर आपसे पूछ लें कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, पर महाभियोग वो क्या होता है? राष्ट्रपति महाभियोग आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर आपसे पूछ ले आर्टिकल, और भी देख लेते हैं, इधर आ जाओ, यहाँ देख लेते हैं आर्टिकल और भी सारा, इधर आ जाओ। हाँ, आर्टिकल जैसे 52 में हमने देख लिया। 52 में क्या था? आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में क्या है? उसके निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल 61 में महाभियोग है। आर्टिकल 76 में क्या है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है, क्षमा दान की शक्ति, क्षमा दान की शक्ति, क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। आर्टिकल कितने में? 76 में दी गई है। आर्टिकल 108 में क्या है? राष्ट्रपति के पास संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की उसने बात की है, अधिवेशन कि राष्ट्रपति जब चाहे वो क्या कर सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। किसका? राज्यसभा और लोकसभा का। फिर उसके बाद आर्टिकल 111 में बात करें तो उसको वीटो पावर दिया गया, राष्ट्रपति को वीटो पावर। किसको दिया गया? राष्ट्रपति को। आर्टिकल हम 123 की बात करें तो ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 123, ये इसमें क्या है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का वो दिया गया है, अधिकार है। अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 143 143 में बात करें, राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट से परामर्श ले सकता है, परामर्श ले सकता है। तो आर्टिकल 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में क्या है कि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग की बात की गई है। आर्टिकल 76 में क्षमा दान की बात की गई है। आर्टिकल 101 में राष्ट्रपति जब चाहे संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आर्टिकल 111 में वीटो पावर की बात की गई है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की बात की गई है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति हाई कोर्ट या किसी से भी क्या कर सकता है? हाई कोर्ट से वो क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। इतनी चीज़ें हमने देख ली। आगे आते हैं। अब हाइड्रोजन, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन एक मोनोटोमिक है तो सही है। ऑक्सीजन डायोटोमिक है तो गलत है। इसमें क्या है? राइट आंसर हमारा 1 है। आगे आते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास में हम देखते हैं कि बहुत सारे इसमें दिया गया कि युद्ध अभ्यास कौन कौन से देश के बीच होता था। युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है, USA के बीच होता है। तो हमारा ये क्या है? राइट आंसर है युद्ध अभ्यास। और भी हमें बहुत सारे युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। जैसे हमें देखना है कि कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। देखो, अगर हम पूछ ले संप्रीति युद्ध अभ्यास, संप्रीति युद्ध अभ्यास पूछ ले, ये किसे होता है? भारत, इंडिया, बांग्लादेश के बीच होता है। बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास। आपसे पूछ ले मित्र शक्ति, ये किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच, इंडिया और नेपाल के बीच,
इंडिया और नेपाल के बीच होता है, कौन सा है, इंडिया और नेपाल के बीच मित्र शक्ति। वही आपसे पूछ ले सूर्य किरण एक्सरसाइज, ये किसके बीच होता है, ये भी इंडिया और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण। अगर आपसे पूछ ले सिलीनेक्स, युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, इंडिया श्रीलंका के बीच, इंडिया श्रीलंका के बीच होता है। अगर और आपसे पूछ ले कि गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति, ये दो किसके बीच होता है, गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति दोनों होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, इंडोनेशिया। ठीक है। अगर और आपसे पूछना है, पूछ ले खंजर अभ्यास, खंजर किसके बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। पूछ ले आपसे अल नगा, भारत और ओमान के बीच होता है। अजय योद्धा, भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। तो ये बहुत सारे जितने भी अभ्यास है आपको याद रखने हैं। चलो आगे आते हैं। इसमें पूछा गया है जुलाई 2021, ये भी क्या है कि एमलेक्स किसने जारी किया, ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ये राइट आंसर 1 है। तो हम अभी का करंट अफेयर है उसे याद रखेंगे, तो उससे हम क्या होगा कि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, 4-5 क्वेश्चन हम कर पाएंगे जिससे क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें करंट अफेयर्स भी ज़रूरी है याद करना। आगे आते हैं महात्मा गांधी की जो नई नोट श्रृंखला है 5,000 रुपये की, इस पर क्या है 5,000 प्रेजेंट मैंने बताया था, इसका रंग कैसा है, ये कौन सा है, स्टोन ग्रे है। उस दिन भी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन एक और पेपर में आया था, स्टोन ग्रे है। और इस पर किसका है, इस पर हमारा जो मंगलयान है, ठीक है, मंगलयान नहीं है, मंगलयान तो 2000 पे है। इस पर क्या है, लाल किला का दृश्य है, इस पर लाल किला का। ठीक है। अगर हम बात करें और भी जो 20 रुपये के नोट पे, अगर हम बात करें जो 20 रुपये का नोट है उस पर क्या था, 20 रुपये के नोट पे क्या था, 20 रुपये के नोट पे एलोरा का गुफा है। कौन सा है, एलोरा की गुफा। किस रंग का है ये एलोरा का गुफा का, ये जो ग्रीनिश है हमारा, ग्रीनिश येलो। हाँ, 20 रुपये का जो नोट है। अगर वही पूछ ले 100 रुपये के नोट पे, 100 रुपये के नोट पर रानी का बाव, ये कौन सा है हमारा, रानी का बाव लेवेंडर कलर का है, लेवेंडर कलर का है। फिर उसके बाद हम बात करें 200 का जो नोट है, 200 के नोट पर सांची का स्तूप है, और ये किस कलर का है, ब्राइट येलो है, ब्राइट येलो। ठीक है। और 500 रुपये पर किसका है, हमारा लाल किला का है जो कि स्टोन ग्रे है। नेक्स्ट आगे आते हैं अंतवर्मन, ये कौन से वंश का शासक है, गंगा नहीं है यहाँ पे, कौन सा होगा, गंग वंश होगा। कौन सा वंश होगा, गंग वंश। टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आगे आते देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसको हम देख लेते हैं। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक की एक फसल है, बात सही है, बिल्कुल सही है। और परंतु उड़ीसा में यह जीविका का फसल है, ये भी सही है। जो चावल है उड़ीसा और पंजाब और हरियाणा में क्या है, ये वाणिज्यिक कृषि है, मतलब इसे क्या करता है, बेचा जाता है। लेकिन उड़ीसा में केवल इसको जीविका फसल इसलिए क्योंकि वहाँ पर केवल खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जीविका है, जीवन के लिए क्या आता है। अगर हम बात करें रोपण कृषि जो होता है लंबे चौड़े क्षेत्रफल में एकल फसल बोई जाती है, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। एक ही फसल टाइप के बोते हैं, तो दोनों हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया, दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे आते हैं, हम देखते हैं भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। और कब लगाया था, 1829 में लगाया था।
तो हमारा क्या हो गया 29 राइट आंसर है। ठीक है, किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? सती प्रथा पर को प्रतिबंध कर दिया था, कि प्रतिबंध लगा दिया था। शिशु हत्या पूछ ले कि शिशु हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? शिशु हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो वेलेजली ने लगाया था। वेलेजली ने लगाया था। अगर आपसे पूछ ले दास प्रथा जो था, उस दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? दास प्रथा को किसने बंद किया था? दास प्रथा को एलन बरो। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम कब लाया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के समय लाया गया था। कैनिंग के समय क्या हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। शारदा एक्ट पूछ ले, शारदा एक्ट ये कब लाया गया था? शारदा एक्ट जो लाया गया था इरविन के समय लाया गया था। इरविन के समय इसमें क्या था? जो लड़कियां थी उनकी एज 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष एज एक सीमित की गई थी कि लड़कियों का जो एज होगा वो कितना होगा? 14 वर्ष होगा, लड़कों का एज 18 वर्ष होगा। ठीक है, यही था शारदा एक्ट, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया। यही बढ़कर कितने हो गए? अब 18 और 21 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो करजन था। उस समय बंगाल का विभाजन कौन था? करजन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, जय हिंद, जय भारत।